नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे ब्रिटिशों का सिंध पर आधिपत्य। साथियों, सिंध पर प्रभुत्व ब्रिटिशों के लिए एक जरिया था जिससे वे अफगानिस्तान तक पहुंच प्राप्त करना चाहते थे। सिंध और पंजाब क्योंकि राह में थे तो इन पर भी प्रयास किए गए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अंग्रेज अफगानिस्तान को प्राप्त करना चाहते थे या उसे अपने साथ मिलाना चाहते थे। इसके पीछे क्या कारण थे और कैसे इन्हीं सब प्रयासों में सिंध को अंग्रेज ब्रिटिश राज्य में मिला देते हैं, हम जानेंगे। पहले उन कारणों पर चर्चा आवश्यक है कि क्यों ब्रिटिशों को सिंध और अफगानिस्तान में दिलचस्पी थी। दरअसल 18वीं सदी के अंत तक यह विचार साझा था कि नेपोलियन भारत के टीपू सुल्तान के साथ मिलकर ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत करने के प्रयास में नेपोलियन भारत पर हमला करेगा। इस बात को मजबूती दे रही थी फ्रांसीसियों, टीपू सुल्तान और काबुल के शासक शाहजहां के मध्य हुई संधि। ब्रिटिशों के लिए यह बड़ी मुसीबत थी। उस समय पर वेलिजली के द्वारा सिंध के साथ किए गए वाणिज्यिक संबंधों में सुधार के पीछे मकसद फ्रांसीसियों, टीपू सुल्तान और काबुल के शासक के मध्य हुई संधि का सामना करना ही था। साथियों, इसी समय एक और घटना जो सिंध में वहां के अमीर के द्वारा 1800 में ब्रिटिश विरोधी दल के प्रभाव में अंग्रेज एजेंट क्रो को 10 दिन के भीतर सिंध छोड़ने को कहा गया। एजेंट ने सिंध छोड़ दिया। अंग्रेजों ने यह अपमान सहन कर लिया। 1799 में क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, किंतु नेपोलियन और रूस का खतरा अब भी था कि वे भारत पर आक्रमण कर ब्रिटिशों के अहम उपनिवेश को कहीं छीन न लें। रूस और नेपोलियन की भारत की ओर बढ़ने के लिए बनाई योजना को जानने से पूर्व हम सिंध को जान लेते हैं। यहाँ की राजनीति कैसी थी और ब्रिटिशों की यहाँ क्या स्थिति थी। साथियों, 1630 में मुगल शासन के द्वारा दिए एक फरमान से ब्रिटिश कंपनी को सिंध के क्षेत्र में कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। यहाँ सिंध में 18वीं सदी में कल्लौर के सरदारों का शासन था। कल्लौर राजकुमार गुलाम शाह की अनुमति से 1758 में थट्टा में ब्रिटिशों की फैक्ट्री लगी। 1761 में गुलाम शाह ने अपने दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट के आने से पूर्व में हुई संधि की पुष्टि की और अपने राज्य से अन्य यूरोपियों को बाहर कर दिया जो वहां व्यापार कर रहे थे। अंग्रेजों ने इसका लाभ 1775 तक उठाया, जब शासक सरफराज खान ने अंग्रेजों की फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया। अब सिंध की राजनीति में इसके बाद बड़ा परिवर्तन आता है, जब सिंध पर तालपुरा के अमीरों का शासन स्थापित होता है। साथियों, सिंध के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी, जिन्हें बलोच जनजाति या तालपुरा कहा गया, ये लोग 1770 के दशक में पहाड़ों से मैदानों की ओर उतरकर बसने लगे। ये बेहद उत्कृष्ट सिपाही थे और प्रतिकूल परिस्थितियों में अभ्यस्त थे। इन्होंने 1783 में शीघ्र ही मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में संपूर्ण सिंध पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया और कल्लौर राजकुमार को देश निकाल दे दिया। अब सिंध पर तालपुरा या बलूच जनजाति का नियंत्रण हो गया। तत्कालीन दुर्रानी राजतंत्र ने मीर फतेह अली खान के अधिकारों की पुष्टि की और आदेश दिया कि मीर फतेह अली खान अपने भाइयों, जो मीर बंधु और जिन्हें चार यार कहा जाता था, उनके साथ मिलकर
शासन चलाए। क्योंकि 1800 में मीर फतेह अली खान की मृत्यु हो गई और अब 4 यार ने साम्राज्य को बांट दिया और वे खुद को अमीर या सिंध के लॉर्ड कहने लगे। इन अमीरों ने अपना साम्राज्य अपने अपने क्षेत्रों में विस्तार भी किया। अमरकोट के राजा से जोधपुर, लुज के मुखिया से कराची और अफगानों से सैकरपुर और बक्कर को विजित किया गया। यह तो हमने सिंध के राजनीतिक तत्कालीन घटनाक्रम पर चर्चा की। अब सिंध पर अमीरों का शासन था। यह 1800 का समय जब भारत में वेलिजेली गवर्नर जनरल था और सहायक संधि कर तमाम क्षेत्रों को अपने प्रभुत्व में ले रहा था। साथियों, अब हम जानेंगे कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अब भी ब्रिटिश भारत की उत्तर पश्चिम सीमा के प्रति क्यों इतना सजग थे। क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद भारत में नेपोलियन का कोई सीधा सहयोगी नहीं था, किंतु जून 1807 में तिलसित की संधि में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम के साथ नेपोलियन शामिल हुए। इस संधि में एक शर्त यह भी थी कि वे मिलकर भूमार्ग से भारत पर हमला करेंगे। यह ब्रिटिशों के लिए बड़ी समस्या थी। उनका एकमात्र ध्येय कैसे भी रूस और ब्रिटिश भारत के मध्य बाधा पैदा की जाए। इसके लिए अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण माना गया और ईरान, क्योंकि इन मार्गों से ही फ्रांसीसियों और रूस की सेना ब्रिटिश भारत की ओर बढ़ सकती थी। क्योंकि 1807 में भारत लॉर्ड मिंटो नए गवर्नर जनरल बनकर पहुंचे। उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भेजे गए। मेटकॉफ के नेतृत्व में लाहौर एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया। एल्फिंस्टन के नेतृत्व में काबुल और मेलकॉम के नेतृत्व में तेहरान प्रतिनिधि मंडल भेजे गए। साथियों, इसी समय निकोलस स्मिथ ने सिंध का दौरा किया और सुरक्षा और सामरिक प्रबंधन के लिए उनसे बातचीत करने के बाद अमीरों को संधि के लिए सहमत कर लिया। यह शाश्वत मित्रता की संधि कही गई। इस संधि से सिंध के अमीर और अंग्रेजों के बीच एक दूसरे के दरबार में एजेंट भेजने पर सहमति बनी और सिंध से फ्रांसीसियों को बाहर किया जाएगा, इस बात पर भी सहमति बनी। अब क्योंकि 1815 तक वाटरलू के युद्ध के पश्चात नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है, नेपोलियन हार चुका था। अब ब्रिटिशों को नेपोलियन का भय नहीं था, किंतु अब भी उनके प्रयास सिंध और अफगान के लिए जारी थे। क्योंकि अब भी रूस के आक्रमण का भय था। रूस भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था, यह जानने का विषय है। साथियों, रूस सदैव से समुद्री सीमा क्षेत्र तक अपने आप को विस्तारित करना चाहेगा। यूं तो वह आर्कटिक सागर से जुड़ा है, किंतु वह व्यापारिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वहां अक्सर बर्फ जमी होती है। इस कारण से भी रूस अफगानिस्तान के रास्ते ब्रिटिश भारत से सागर तक में अपनी स्थिति विस्तार चाहता होगा। इसलिए वह अफगानिस्तान से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करेगा। अंग्रेजों के लिए रूस के संदर्भ में विचार करना आवश्यक था। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल था तो उनके द्वारा कर्नल पोटिंगर को अमीरों के साथ संधि के लिए भेजा गया। संधि होती है और इसमें अंग्रेज व्यापारियों और यात्रियों को निःशुल्क सिंध से गुजरने की अनुमति होगी। व्यापार के लिए सिंध का प्रयोग होगा, लेकिन यह भी था कि अंग्रेज व्यापारी सिंध में बसेंगे नहीं और यात्रियों का पासपोर्ट आवश्यक होगा। साथियों, 1836 में भारत का नया गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड बनता है। ऑकलैंड उत्तर पश्चिम की ओर प्रयास जारी रखता है और अफगानिस्तान के साथ वार्ता करता है। अफगान का शासक
दोस्त अली मोहम्मद था। अंग्रेज संधि चाहते थे, किंतु दोस्त अली मोहम्मद ब्रिटिशों से पेशावर उसे वापस दिलाना चाहता था, जो कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1834 में उससे विजित कर लिया था। किंतु अंग्रेज यह करने में सक्षम नहीं थे और उन्हें मालूम था कि महाराजा रणजीत सिंह पेशावर कभी नहीं लौट आएंगे, क्योंकि पेशावर की सामरिक दृष्टि से एक अहम स्थिति है। इसलिए अंग्रेज अफगान शासक से संधि नहीं कर सके। यह वार्ता पेशावर के विषय के कारण रुक गई। अब ऑकलैंड का प्रयास अफगान पर आक्रमण कर वहां के शासन पर अपने व्यक्ति को स्थापित करना था। इसके लिए शाह शुजा को आगे लाया गया, जो 1809 में अफगानिस्तान की गद्दी से हटाया गया था और अंग्रेजों की पेंशन पर लुधियाना में रह रहा था। अब यदि अफगानिस्तान पर आक्रमण करना है तो राह में सिंध और पंजाब को साधना था। इसके लिए अंग्रेज चाहते थे कि सिंध और पंजाब सहायक संधि को स्वीकार कर लें, क्योंकि पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह एक शक्तिशाली शासक थे। लेकिन अमीरों को संधि के लिए मनाया गया। उन्हें महाराजा रणजीत सिंह के संभावित हमले के विषय पर या अफगान दोस्त मोहम्मद के हमले की बात पर, यदि ऐसा हुआ तो उनके सुरक्षा के लिए संधि को जरूरी बताया गया और उन्हें मनाया गया। इस संधि में जो बातें थी उसमें अमीरों को इस शर्त पर सुरक्षा दी जाएगी जब कंपनी की सेना अमीरों के खर्चे पर राजधानी में रहेगी। अमीरों ने इस संधि से पहले तो इनकार कर दिया, किंतु बाद में क्योंकि अंग्रेजों ने इस बात के संकेत उन्हें दिए कि रणजीत सिंह इस संधि को स्वीकार कर सकते हैं, तो अंततः 1838 में अमीरों ने इस संधि पर सहमति दी और अब 1838 में सिंध ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र हो गया। इस संधि से सिंध और सिखों के मध्य विवादों पर मध्यस्थता की भूमिका अंग्रेजों को सिंध की ओर से प्राप्त हो गई। अब सिंध में तो अंग्रेजों की सेना रहेगी। अंग्रेजों ने पंजाब की ओर भी संधि के प्रयास किए। महाराजा रणजीत सिंह को मनाया गया। अफगान समस्या को विषय बनाकर छल का सहारा भी लिया गया। दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान का शासक पेशावर चाहता था, जो राजा रणजीत सिंह के पास था। महाराजा रणजीत सिंह भी ऐसा चाहेंगे कि कोई व्यक्ति जो पेशावर पर विरोध न करे अफगान का शासक बने। इन्हीं कुछ बातों से अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह को संधि के लिए मनाते हैं। 1838 में त्रिपक्षीय संधि होती है, जो अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य थी। राजा रणजीत सिंह शाह शुजा को अफगान की गद्दी पर बिठाने में अंग्रेजों की मदद करेंगे। इस संधि से अब राजा रणजीत सिंह की सहमति ली गई कि सिंध के अमीरों व महाराजा रणजीत सिंह के मध्य विवादों पर अंग्रेजों की मध्यस्थता होगी। शाह शुजा को भी सिंध पर अपने प्रभुसत्तात्मक अधिकारों को छोड़ने को राजी किया गया। इस त्रिपक्षीय संधि के बाद वहां सिंध में 1839 में अमीरों ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। यह अंग्रेजों द्वारा उन्हें राजा रणजीत सिंह और अफगानों के संभावित हमले का भय दिखाकर उन्हें सहमत किया गया। इस संधि से अब स्थलमार्ग व जलमार्ग से सिंध में अंग्रेज सेना का आवागमन निषेध नहीं रहा। साथ ही अमीर अब बिना अंग्रेजों की अनुमति के बाह्य राज्यों से समझौता नहीं कर सकते थे। B.L. ग्रोवर लिखते हैं कि महाशक्ति के भय से अमीरों ने 1839 को संधि स्वीकार की, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सहायक बल को शिकारपुर और बक्कर में जगह दी गई और सिंध के अमीरों द्वारा कंपनी की सेना के प्रबंधन हेतु वार्षिक 3 लाख रुपए अदा किए जाते थे। साथियों, अब सिंध से सहायक संधि कर लेने के बाद
अंग्रेजों ने 1839 में अफगान पर आक्रमण कर दिया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 था, जिसे सिंध की भूमि पर लड़ा गया। सिंध के अमीरों को अंग्रेजों की सेना की सिंध में मौजूदगी पसंद नहीं थी, किंतु संधि के अंतर्गत उन्हें अंग्रेजों के प्रत्येक कार्य के लिए भुगतान करने को कहा गया। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए ना तो पुरस्कृत किया गया और ना ही प्रशंसा की गई, और इस कारण से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनमें द्वेष और अलगाव की भावना जन्मी। साथियों, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के समय पर ऑकलैंड गवर्नर जनरल था। 1842 में नया गवर्नर जनरल एलनबर्ग हो गया। अमीर अब तक अंग्रेजों और एलनबर्ग के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल होने लगे। अब अंग्रेजों द्वारा इन गतिविधियों में आउट्रम को सिंध भेजा गया, जो उनसे संधि करे। इस संधि में सिंध को अतीत में संधि का उल्लंघन करने की बात पर अंग्रेजों को उनके महत्वपूर्ण प्रांत सौंपने को कहा गया, अर्थात सिंध के कुछ महत्वपूर्ण प्रांतों को अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। आउट्रम के द्वारा यह संधि सिंध के अमीरों के साथ की गई, क्योंकि अंग्रेजों ने जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा, वे पहले तो इस युद्ध में विजय हासिल करते, लेकिन अंत तक आते आते वे हार जाते हैं। इसे ब्रिटेन की ग्रेटेस्ट मिलिट्री डिजास्टर भी कहा जाता है। यूं तो कुछ समय के लिए ब्रिटिश शाह शुजा को अफगान का शासक बना भी देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में अफगानी लोग गोरिल्ला युद्ध छेड़ देते हैं और शाह शुजा अधिक समय तक शासन नहीं कर सका तथा ब्रिटिश सेना को अफगान से वापसी करनी पड़ी। साथियों, अब ब्रिटिशों की हार की भरपाई को सिंध हासिल करके आ जाए, यह मंशा ब्रिटिशों की थी। उन्होंने सिंध पर ही इस हार का भार डाला कि सिंध से अपेक्षित सहायता नहीं मिली। इन सब में सिंध के अमीर भी इनके विरोधी हो गए, अर्थात सिंध के अमीर भी अब ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। इसी समय पर जब 1842 में एलनबर्ग नया गवर्नर जनरल बना, साथ ही चार्ल्स नेपियर को सिंध में रेजिडेंट नियुक्त किया गया। इनकी स्पष्ट मंशा थी कि अफगान युद्ध में ब्रिटिशों की प्रतिष्ठा में जो कमी हुई है, उसे सिंध पर अधिग्रहण से बचाया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। इसके बाद अमीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह उत्तराधिकार के विवाद से भी जुड़ा था। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान ने अमीरों को बंदी बना लिया और सिंध से निर्वासित कर दिया गया। पूरे सिंध ने कुछ ही समय में आत्मसमर्पण कर दिया था। साथियों, इसके बाद 1843 में गवर्नर जनरल एलनबर्ग के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया और चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। सिंध पर हुए इस अधिग्रहण की स्वयं अंग्रेज इतिहासकार भी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के कारणों को जानबूझकर तैयार किया गया। अफगान युद्ध में हार ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा गिराई और पूर्व में छल से सिंध के साथ सायक संधि के बाद अंग्रेज सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देते हैं और इससे अपनी प्रतिष्ठा की भरपाई करते हैं।